ठीक है बच्चे, थैंक यू। अब देखो, आई होप सो कि जो कल हमने टॉपिक किया है वो क्लियर होगा सभी को, ठीक है। और उसमें मुझे लगता नहीं है कोई चीज़ पेंडिंग थी, तीनों स्पीड्स हो चुकी थी और आफ्टर दैट वो डायग्राम हमने कर लिया है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका वो है मीन फ्री पाथ, और एक इसके अंदर करना है हमने मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ स्पीड का जो एविडेंस है वो क्या है, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो, मीन फ्री पाथ जो है मेरे पास, इसका मतलब क्या है। पहले तो फ्री, दैट मीन्स कि जहां पे पार्टिकल या मॉलिक्यूल या मे बी एटम वो फ्रीली मूव करेगा वो फ्री पाथ होगा। और मीन का मतलब है टोटल सभी जितने भी फ्री पाथ है सभी का हमने मीन निकालना है। अब ये है क्या एक्चुअल में, अब ये सिचुएशन ये है कि जो काइनेटिक थ्योरी हमने की है, ठीक है, जो हमने काइनेटिक थ्योरी की है उसके अंदर मेरे पास क्या है, काइनेटिक थ्योरी के अंदर हमारे पास जो सिचुएशन थी वो मेरे पास क्या थी कि जो काइनेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग जो मेरे पास कोई एटम है या मेरे पास कोई मॉलिक्यूल कंसीडर करो, ये मॉलिक्यूल है, ये हाई स्पीड से मूव करता है, ठीक है, दैट इज मूविंग विद वेरी हाई वेलोसिटी, या आप हाई स्पीड कह सकते हो, कोई चीज मर्जी कंसीडर कर लो यहाँ पे। अब वो हाई स्पीड या हाई वेलोसिटी से जा रहा है। अब वो हाई, अब ये नहीं कि हाई वैल्यू कुछ इतनी ज्यादा हाई नहीं है, काइनेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग वैल्यू बहुत ज्यादा हाई होती है, ठीक है ना, जो रैंडम मोशन के अंदर है और उसकी वेलोसिटी या स्पीड बहुत ज्यादा हाई स्पीड है। पर अब अगर हम ये कंसीडर करें कि उसकी जो मेरे पास स्पीड है या मेरे पास जो वेलोसिटी है वो हाई है, तो अब अगर वो चीज हम कंसीडर करेंगे तो उसके कारण क्या हो जाएगा। सपोज करो ये मेरे पास कोई वेसल है, यहाँ सपोज कर लो कि ये मेरे पास कोई कंटेनर है। अब अगर मैं ये कह रहा हूँ कि इसके अंदर मेरे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, सपोज करो ये ग्रीन कलर के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है और उनकी स्पीड बहुत ही हाई है, ठीक है ना, वेलोसिटी इज वेरी वेरी लार्ज है। तो अगर वेलोसिटी या स्पीड बहुत हाई है तो क्या होगा, ये जो मॉलिक्यूल है इस वैसल को पेनिट्रेट करके इससे बाहर आ जाएगा, ठीक है ना, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड वो उस वैसल को स्किप कर जाएगा। बट दैट इज नॉट द केस जो हम ऑब्जर्व करते हैं, जो जिस हमने कंटेनर के अंदर मॉलिक्यूल्स को रखा है वो उसी के अंदर रहते हैं, उससे बाहर नहीं जाते। तो दैट मीन्स कि ये जो हाई स्पीड वाला कंसेप्ट है इसको थोड़ा सा बेटर करने की यहाँ पे नीड है। तो वो बेटर किसने किया, वो बेटर किया था क्लासियस ने, ठीक है। अब उसने क्या उसने थ्योरी दी थी, उसने ये थ्योरी दी कि जो वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, क्या थ्योरी दी थी हमने वहां पे जब आपको करवाया था कि रियल गैस और आइडियल गैस के अंदर क्या डिफरेंस होता है, वहां पे हमने जो ये चीज की थी कि फॉर ईच एंड एवरी जो रियल गैस होगी उस हर एटम का साइज होता है, उनकी वॉल्यूम होती है। तो वो जो चीज थी वो क्लासिस वाली ही चीज थी लगभग। अब देखो क्लासिस ने क्या ज्यूम किया कि जो मोलिक्यूल होते हैं ना, दैट द मोलिक्यूल ऑफ ए गैस हैव ए स्मॉल बट फाइनाइट साइज। जो आपके पास मोलिक्यूल्स हैं होते तो वो स्मॉल साइज के हैं, बट उनका जो साइज होगा ना वो कुछ तो होता है। ऐसा नहीं है कि उनका साइज है ही नहीं, ठीक है ना, उसकी स्मॉल वॉल्यूम होगी, उनका स्मॉल साइज होगा, बट या देर इज फाइनाइट साइज है, ठीक है ना। वहां पे आपके पास जो साइज है वो आपके पास फाइनाइट साइज होगा। आप ऐसा नहीं कह सकते कि वो उसका साइज है ही नहीं या उसकी वॉल्यूम ही नहीं है, ठीक है। तो अब क्या होगा, तो यहाँ पे दो मॉलिक्यूल कंसीडर कर लो मेरे पास, अगर मान के चलो दो मॉलिक्यूल्स मैं कंसीडर कर रहा हूँ, ये मेरे पास फर्स्ट मॉलिक्यूल है, ये मेरे पास मान के चलो सेकंड है, ये मेरे पास थर्ड मॉलिक्यूल है। अब क्या हुआ कि ये जो मॉलिक्यूल है ये क्या करेगा, इस मॉलिक्यूल के साथ क्या करेगा, कोलाइड करेगा, ठीक है। अब यहां से वो कोलाइड करके इस मॉलिक्यूल के साथ स्ट्राइक करेगा। अब यहां से वो स्ट्राइक करके यहाँ पे आगे कोई मॉलिक्यूल आ गया, अब ये उसके साथ जाके स्ट्राइक करेगा। इस मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ जो फर्स्ट मॉलिक्यूल जिसके अंदर मैंने 1 लिखा है, ये इन सभी मॉलिक्यूल के साथ इंडिविजुअली क्या कर रहा है, कोलाइड कर रहा है। अब अगर वो इस तरह से कोलाइड करेगा तो कुछ टाइम के बाद हमेशा उसकी स्पीड चेंज हो जाएगी, हमेशा उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। जैसे देखो स्टार्टिंग केस के अंदर जो उसकी डायरेक्शन थी वो इस साइड थी, अब फर्स्ट कोलिजन हुआ तो वो इस साइड जाने लग गया, फिर कोलिजन हुआ तो वो इस साइड जाने लग गया। तो दैट मीन्स कि जो
फाइनाइट साइज अगर हम कंसीडर कर रहे हैं और दैट इज द रियल केस, रियल गैस होती है उसके अंदर जो साइज होता है मॉलिक्यूल्स का वो फाइनाइट होता है, ना कि जीरो वॉल्यूम है उनका, तो वहां पे हम कह सकते हैं कि वो इनफाइनाइट वेलोसिटी इनफाइनाइट स्पीड से मूव कर रहा है, बट दैट इज नॉट द केस। एक्चुअल में रियल गैस होती है और रियल गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका फाइनाइट साइज होता है, फाइनाइट वॉल्यूम होती है, मे बी वो स्मॉल है बट है वो फाइनाइट है। तो अब उसके कारण जो अपने पास मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे, और हमने काइनेटिक थ्योरी की अजम्पशन की थी कि मॉलिक्यूल्स आर इन रैंडम मोशन, तो वो रैंडम मोशन के अंदर हैं तो वो एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे। अब वो एक मॉलिक्यूल कितने कोलिजन करेगा, ठीक है, और वो जो पाथ होता है उसका सारा मीन हम निकाल लेते हैं, उसको बोला जाता है दैट इज योर मीन फ्री पाथ, ठीक है ना। कितनी डिस्टेंस उसने टोटल कवर अप किया उसको बोला जाता है दैट इज द मीन फ्री पाथ। मान के चलो यहां से फर्स्ट कोलिजन हुआ तो उसने 5 सेंटीमीटर कवर किया, फिर नेक्स्ट कोलिजन हुआ उसने 4 सेंटीमीटर कवर किया, फिर नेक्स्ट हुआ तो उसने 6 सेंटीमीटर कवर कर लिया। तो अब हमने मीन निकालना है, तो यहाँ से इसका मीन फ्री पाथ जो लैम्डा होगा वो क्या आ जाएगा, 5 + 4 प्लस में 6, और नंबर ऑफ कोलिजन कितने हुए हैं, 3 हुए हैं, ठीक है ना। तो इसको हम बोलते हैं दैट इज योर मीन फ्री पाथ। क्लियर है। तो ये क्यों आया था, क्योंकि काइनेटिक थ्योरी जो थी उसकी थोड़ी सी जम्पशन रॉन्ग है, उसको थोड़ा सा बस थोड़ा सा करेक्ट करने की नीड थी। अगर वो वहां पे हम ये चूज कर रहे थे कि उसकी स्पीड बहुत हाई है, स्पीड बहुत, उसकी वेलोसिटी बहुत हाई है, तो अगर ऐसा केस होगा तो वो किसी भी कंटेनर के अंदर मॉलिक्यूल्स रखोगे उसको स्किप करके बाहर आ जाएंगे, बट दैट इज नॉट द केस, उसी के अंदर रहते हैं, ठीक है। जब हमें नीड होती है तभी उसी वक्त बाहर आते हैं, या उसके अंदर कोई लीकेज वगैरह है तब बाहर आएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे। तो दैट मीन्स कि वहां पे हमें उसको करेक्ट करने की जरूरत है कि वो स्पीड आपके पास किसी ना किसी वे से चेंज हो रही है। अब वो कैसे चेंज हो रही है, वो क्लासिस ने एक्सप्लेन किया था कि वो चेंज कैसे हो रही है, कि जो आपका एक मॉलिक्यूल है वो अलग अलग मॉलिक्यूल के साथ क्या करेगा, कोलाइड करेगा, और जब वो कोलाइड करेगा तो हर कोलिजन के साथ उसका डायरेक्शन भी चेंज होगी और उसकी स्पीड भी चेंज होगी, ठीक है ना। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, आफ्टर शॉर्ट इंटरवल रिजल्टिंग इन चेंज इन बोथ द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। क्लियर है। तो जो इसी के कारण, वो जो नंबर ऑफ कोलिजन के कारण उसने जितनी डिस्टेंस कवर किया उसका टोटल हम मीन निकाल लेंगे, उसको बोलते हैं मीन फ्री पाथ, ठीक है ना। अब ये देख लो, जो ये फ्री पाथ बोला है ना, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड के जो हमने पार्टिकल है या मॉलिक्यूल है उसको हमने फ्री बोला है, उसके पीछे का जो आपका रीजन है दैट इज कि जो दो मॉलिक्यूल्स हैं, मान के चलो दैट इज योर फर्स्ट मॉलिक्यूल है और ये वाला मेरे पास मॉलिक्यूल नंबर सेकंड है। अब अगर इन दोनों के अंदर कोलिजन हो रहा है, मान के चलो इन दोनों के अंदर अगर कोलिजन है, मान के चलो ये इन दोनों के अंदर कोलिजन हो रहा है इस लाइन के अंदर। अब फ्री इसीलिए बोलते हैं क्योंकि जब वो मॉलिक्यूल यहां से यहां तक ट्रेवल करेगा तो इन बिटवीन यहां पे कोई फोर्स नहीं लगेगी, फोर्स मेरे पास क्या है, जीरो है। दैट इज वाई जो आपका मॉलिक्यूल है वो स्ट्रेट लाइन में ही हमेशा ट्रेवल करेगा। क्लियर है। और दूसरा क्या है, अब इस तरह के नंबर ऑफ कोलिजन्स होंगे तो आपके जो एटम है या मॉलिक्यूल उसका जो मोशन होगा वो क्या होगा, कभी इस साइड चला गया, कभी इस साइड चला गया, कभी इस साइड चला गया। इस मोशन को क्या बोलते हैं, दैट इज योर जिग जैग मोशन होगा, ठीक है। वो 12th के अंदर आपने किया होगा, इस टाइप का मोशन होता है, टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है, लेकिन कभी किस साइड जा रहा है कभी किस साइड जा रहा है, ठीक है ना। तो इस मोशन को जिग जैग मोशन बोलते हैं, और इसमें उसने टोटल कितनी डिस्टेंस कवर की है उसको बोला जाता है दैट इज योर मीन फ्री पाथ। और यहाँ पे दिया भी हुआ है, द मीन फ्री पाथ इज द डिफाइंड एज एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द मॉलिक्यूल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। मान के चलो ये फर्स्ट था, मॉलिक्यूल था, यहाँ पे इसके साथ कोलाइड किया, उसके बाद में यहाँ पे कोई अलग मॉलिक्यूल आ गया, पहले इसके साथ कोलाइड किया फिर इसके साथ कोलाइड किया, तो दो सक्सेसिव कोलिजन, देखो पहला कोलिजन इसके अंदर हुआ है, दूसरा कोलिजन यहाँ पे हुआ है, तो इन दोनों के अंदर उसने जितनी मीन डिस्टेंस ट्रेवल किया है ना उसको हम बोलते हैं दैट इज योर मीन फ्री पाथ। किसी बच्चे को इसमें कोई प्रॉब्लम कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मीन फ्री पाथ, ठीक है। क्लियर है सभी को, अगर कोई प्रॉब्लम है तो हैंड रेज कर लो अभी। आई थिंक क्लियर होगा, इजी सा कंसेप्ट है, ठीक है ना। बस आपने बस यही याद रखना है कि जो आपके पास मॉलिक्यूल्स है उनका साइज क्या होता है, फाइनाइट होता है, उनकी कोई डेफिनेट वॉल्यूम होती है, उनकी स्पीड लार्ज नहीं होती है। चलो अगर लार्ज भी कंसीडर करनी है तो स्पीड आप लार्ज कंसीडर कर सकते हो, बट हो क्या रहा है कि आफ्टर स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं। तो अगर वो कोलाइड करेंगे तो दैट इज वाई क्या होगा
कि उसके कोलिजन के कारण उसकी हमेशा डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, उसका हमेशा ही आपके पास जो मैग्नीट्यूड है वो भी मेरे पास क्या हो जाएगा, वेलोसिटी या स्पीड है वो भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। इसीलिए क्या होगा कि अगर ये कंटेनर है, इसके अंदर ये मॉलिक्यूल है, बहुत हाई स्पीड से इस साइड जा रहा है, अब यहाँ से वो कोलाइड करेगा, इस साइड हो जाएगा, फिर यहाँ से कोलाइड करेगा, इस साइड चला जाएगा, फिर कोलाइड करेगा, इस साइड चला जाएगा। तो दैट इज वाई वो मॉलिक्यूल कभी भी उस कंटेनर को स्किप नहीं कर सकता, ठीक है ना। और ये रीजन है, और ये जो दो सक्सेसिव कोलिजन के अंदर का उसने डिस्टेंस कवर किया, दैट इज नोन एज मीन फ्री पाथ। और ये मीन फ्री पाथ होता क्या है, उसको लिखते हैं इस लैम्डा वाली इक्वेशन से, दैट इज 1/√2 पाई डी स्केयर एन, ठीक है। अब इसको हमने ड्राइव भी करना है कि मीन फ्री पाथ है, इसको आप ड्राइव कैसे करोगे, इसमें जस्ट इसकी डेफिनेशन के अंदर किसी को कोई प्रॉब्लम है बच्चे को तो हैंड रेज कर लो, नहीं तो फिर नेक्स्ट करते हैं। चलो क्लियर होगा सभी को। अब देखो नेक्स्ट मेरे पास क्या है, एक्सप्रेशन फॉर मीन फ्री पाथ। अब अगर मीन फ्री पाथ आपने सोल्व करना है तो आपको क्या कंसीडर करना है, हमने फिर वही एक कंटेनर कंसीडर कर लो, उस कंटेनर के अंदर लार्ज नंबर ऑफ मेरे पास क्या है, मॉलिक्यूल्स हैं, गैस कंसीडर कर रखी है तो देयर आर लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब उसमें से आप ये कंसीडर करके चलोगे कि सब मॉलिक्यूल्स, ऑल मॉलिक्यूल्स आर एट रेस्ट एक्सेप्ट वन मॉलिक्यूल, बस एक को छोड़ के बाकी सारे रेस्ट पे हैं, ठीक है। ये हमने पहली चीज सोचनी है। आफ्टर दैट उसकी जो उसके अंदर कंटेनर है उसकी नंबर डेंसिटी क्या है, नंबर डेंसिटी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम, उसको हमने कंसीडर कर लेना है। वो मेरे पास क्या है, लेट एन आपके पास क्या है, नंबर डेंसिटी है। और डी आपने ये कंसीडर कर लेना कि जो आपने मॉलिक्यूल कंसीडर कर रखा है उस मॉलिक्यूल का जो टोटल डायमीटर है वो मेरे पास क्या है, डी है। तो स्टार्टिंग में हमने ये तीन कंसीडरेशन करनी है कि जो आपके पास मॉलिक्यूल है वो आपका क्या है, रेस्ट के ऊपर है एक्सेप्ट वन मॉलिक्यूल, ठीक है ना। सारे मॉलिक्यूल रेस्ट पे हैं, बस एक मॉलिक्यूल ही चल रहा है, ठीक है। उसके बाद में हमने ये चूज करना है कि उसके जो कंटेनर है उसकी नंबर डेंसिटी क्या है, वो आपके पास n है, जो आपने मॉलिक्यूल कंसीडर किया उसका डायमीटर कितना है, उसका डायमीटर क्या है, d है। अब देखो नेक्स्ट क्या होगा, और हमने यहाँ पे ये भी कंसीडर करना है कि जो ये मेरे पास एवरेज स्पीड होगी ना, जो जिस एवरेज स्पीड से मॉलिक्यूल्स ट्रेवल कर रहे हैं वो आपके पास क्या है, v एवरेज है। ये हमने उस दिन सोल्व भी कर रखी थी। v एवरेज क्या होती है, एवरेज स्पीड जिसके साथ मॉलिक्यूल आपके क्या करेंगे, ट्रेवल करेंगे, ठीक है। तो अब देखो इसके अंदर ये जो डायग्राम आपकी स्क्रीन के ऊपर शो है, उस डायग्राम को पहले देखो। अगर ये डायग्राम आपको समझ आ गया दैट मीन्स आप क्लियरली कर लोगे। अब इसके अंदर क्या है, मैंने क्या किया है कि सबसे पहले एक एटम कंसीडर किया, ये मान के चलो मेरा सेंटर वाला एटम है, ये एटम मूव कर रहा है और इसको मैंने डैश डैश से रिप्रेजेंट किया कि ये वाला एटम जो है वो मूव कर रहा है। अब इस टाइप के बहुत सारे एटम्स होंगे, अब वो मान के चलो एटम इसके ऊपर है, सेम साइज के एटम्स होंगे या मॉलिक्यूल्स कंसीडर कर लो, ठीक है, ये सेम साइज है इनका। अब हमने क्या कंसीडर कर रखा है कि जो ये रेड कलर के अंदर रिप्रेजेंट किया है या जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनका डायमीटर क्या है, डी डायमीटर है ना। और अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस कंसेप्ट को एक अलग वे से अंडरस्टैंड करते हैं। सपोज करो कि इसके सेंटर है, इन तीनों का सेंटर ये मैं ब्लू कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अब हम क्या चूज कर रहे हैं कि चलो इसका डायमीटर जो था वो डी था, जैसे देखो ये रेड कलर से ये इतना जो टोटल था वो मेरे पास क्या था, डी था। अब हम क्या यहाँ पे जस्ट अपनी थिंकिंग अलग वे से सोच रहे हैं कि अगर ये डी है, डी इसका डायमीटर है, तो दैट मीन्स कि जो ये मॉलिक्यूल है जो रेड कलर के अंदर मैंने रिप्रेजेंट कर रखा है वो कितनी डिस्टेंस तक दूसरे मॉलिक्यूल्स को अफेक्ट करेगा, वो भी तो डी डिस्टेंस ही होगी ना। अगर टोटल उसका डायमीटर डी है तो डी डिस्टेंस के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स आएंगे वो उन सभी को क्या करेगा, उन सभी को वो इफेक्ट करेगा। हमें पता है कि हमने सिर्फ रेड कलर में जो मॉलिक्यूल ले रखा है इसी को चूज किया है कि ये कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये वी एवरेज स्पीड से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। बाकी तो रेस्ट पे है जो मैंने ग्रीन कलर के अंदर रिप्रेजेंट कर रखे हैं, ठीक है। और दूसरा हमें ये पता है, हमने ये कंसीडर कर रखा है कि डायमीटर ऑफ द मॉलिक्यूल क्या है, वो मेरे पास क्या है, डी डायमीटर है। ये चीज क्लियर है। तो दैट मीन्स अब हमें पता है कि वो मॉलिक्यूल कितनी डिस्टेंस तक इफेक्ट करेगा, दैट इज योर डी डिस्टेंस तक वो इफेक्ट करेगा। तो अब वो हम डी डिस्टेंस बस अलग वे से चूज कर रहे हैं, वो देखो कैसे चूज कर रहे हैं। चलो अब ये यहां से लेकर इतनी डिस्टेंस क्या है, d/2 है ना, और सेम इसके सेंटर से यहां तक ये भी क्या होगी, ये भी तो d/2 होगी ना। तो इट मीन्स जो आपका मॉलिक्यूल है वो कहां तक इफेक्ट करेगा, वो आपका मॉलिक्यूल
दैट इज वो आपका यहाँ तक इफेक्ट करेगा। इस डिस्टेंस सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस तक आप सपोज कर सकते हो कि वो क्या करेगा, इफेक्ट करेगा। बस हमने थोड़ा सा वे ऑफ थिंकिंग है वही चेंज कर रखा है। अभी भी जो टोटल डिस्टेंस है वो कहाँ तक इफेक्ट करेगा, डी डिस्टेंस है, बस हमने सेंटर टू सेंटर कर दी। पहले हमने कॉर्नर टू कॉर्नर ले रखी थी टोटल डायमीटर के अकॉर्डिंग, अब हमने क्या कर दी फ्रॉम सेंटर टू सेंटर, बट स्टिल डिस्टेंस तो डी है ना, हमने डिस्टेंस नहीं चेंज की। जो मेन आपका फैक्ट था वो अभी भी स्टिल सेम है, जस्ट हमने वे ऑफ थिंकिंग चेंज कर दी। अब दूसरी साइड ये भी मेरे पास डिस्टेंस कितनी है, दैट इज ऑल्सो डी है। अभी तक इन जो अभी तक ये मैंने डिस्कस किया यहाँ पर, इसके अंदर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो हैंड रेज कर लो, अभी अगर प्रॉब्लम है तो। क्लियर है सभी को? अब देखो, अब मैंने क्या करना है यहाँ पे, अब हमें ये तो पता चल गया कि डी डिस्टेंस अपर सेंटर टू सेंटर ये इफेक्ट कर रहा है और डी डिस्टेंस ही लोअर ये इफेक्ट कर रहा है। तो इस डी डिस्टेंस को चूज करके हमने क्या करना है, एक 3D शेप कंसीडर करनी है, और वो जो आपकी शेप बनेगी वो एक सिलेंडर बनेगा। ये इस टाइप से क्या बन जाएगा, एक मेरे पास इस टाइप से एक सिलेंडर बनेगा। ये आ गया आपके पास सिलेंडर आ गया। ये चीज क्लियर है सभी को? इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्लियर है? अब देखो, अब जो नेक्स्ट है वो क्या होगा मेरे पास, अगर ये चीज आपको क्लियर है तो अब यहाँ पे नेक्स्ट है मेरे पास, वो आपके पास आएगा, दैट इज हमने वी एवरेज क्या चूज कर रखा है, एवरेज स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल है। ये आपके पास क्या है, एवरेज स्पीड है। चलो ठीक है, अब हमें ये देखना है कि जो वो मॉलिक्यूल था, ये वाला सेंटर वाला मॉलिक्यूल है जो मैंने डैश के अंदर रिप्रेजेंट कर रखा है, दैट इज ओनली सिंगल मॉलिक्यूल दैट इज इन मोशन, बाकी सारे रेस्ट के ऊपर हैं। ये मॉलिक्यूल एक सेकंड के अंदर कितनी डिस्टेंस कवर करेगा। अब पहले तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर हमने डिस्टेंस निकालना है तो क्या आएगा, वेलोसिटी इनटू टाइम आएगा। पर हमने टाइम तो कितना ले रखा है, 1 सेकंड ले रखा है, और वेलोसिटी उसकी कितनी है, सॉरी स्पीड क्या है, v एवरेज है, और टाइम आपके पास क्या है, 1 है। तो आपकी d की वैल्यू क्या आ गई, v एवरेज। क्लियर है? तो हमने ये फाइंड कर लिया कि ये जो रेड कलर के अंदर हमने मॉलिक्यूल मार्क कर रखा है वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 1 सेकंड के अंदर। ये चीज क्लियर है? अब जो नेक्स्ट है वो मेरे पास क्या है, अगर हमने ये फाइंड कर लिया, फिर मेरे पास आएगा कि ये जो मेरे पास दैट इज द, अब ये चीज दो लाइनें अच्छे ढंग से देख लेना। मोशन ऑफ दिस मॉलिक्यूल विल अफेक्ट ऑल दोज मॉलिक्यूल्स दैट लाइज विद इन द रेंज ऑफ दिस सिलेंडर ऑफ द लेंथ v avg, v एवरेज। अब यहाँ पे देखो, हमने डिस्टेंस फाइंड कर ली, एक सेकंड के अंदर वो कितनी कवर कर रहा है, v एवरेज। अब ये डिस्टेंस किसकी हो जाएगी, ये लेंथ हो जाएगी सिलेंडर की, बस। और वो क्लियरली अभी मैंने डायग्राम ड्रॉ किया था वहां से, एक बार मैं दोबारा डायग्राम दिखा देता हूँ आपको। ये देखो, ये मेरे पास यहाँ पे, ये देखो, अब हमें पता है कि कौन सा मॉलिक्यूल यहाँ पे मोशन के अंदर है। आपका मॉलिक्यूल जो मोशन के अंदर है वो ये वाला मॉलिक्यूल आपका मोशन के अंदर है, ठीक है। अब हम कर क्या रहे हैं कि एक सेकंड के अंदर इसने कितनी डिस्टेंस कवर किया है, वो डिस्टेंस यहाँ से लेकर मान के चलो वो यहाँ तक चला गया, और वो डिस्टेंस अभी हमने फाइंड किया, वो डिस्टेंस कितनी आई थी, वो ये सारी डिस्टेंस आई है, d इज इक्वल टू v एवरेज आई, अभी फाइंड किया। तो दैट मीन्स अब ये वाला मॉलिक्यूल कितने मॉलिक्यूल्स को इफेक्ट करेगा, उन सभी मॉलिक्यूल्स को इफेक्ट करेगा जो मॉलिक्यूल्स इस सिलेंडर के अंदर आएंगे जिसकी लेंथ क्या है, जिसकी लेंथ v एवरेज है। यही तो उसकी लेंथ होगी ना, या हाइट कंसीडर कर लो, क्योंकि सिलेंडर अब इस शेप का है तो सिलेंडर की हाइट क्या हो जाएगी। वैसे हम सिलेंडर ऐसे ड्रॉ करते हैं, मान के चलो ऐसे ड्रॉ कर रहे हो आप सिलेंडर को, तो आप इस चीज को हाइट कंसीडर करके चलते हो। इसी को हमने यहाँ पे लेंथ कंसीडर कर रखा है, इसी को हमने यहाँ पे डी कंसीडर कर रखा है, और इसकी वैल्यू क्या है, वी एवरेज है। कुछ मर्जी कंसीडर कर लो, सिनारियो आपके पास सेम ही रहेगा। क्लियर है सभी को? तो अब अगर इसकी हेल्प से हमने ये फाइंड करना है कि वो जो आपके पास ये सिंगल मॉलिक्यूल था, ये रेड कलर के अंदर जो सर्कल किया हुआ है, ये कितने मॉलिक्यूल्स को इफेक्ट करेगा। वो मॉलिक्यूल देखो किसके इक्वल होंगे, एक तो देखो वो मॉलिक्यूल किसके इक्वल होंगे, एक तो ये इसकी इस सिलेंडर की वॉल्यूम कितनी है, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, एक तो इसके ऊपर इफेक्ट करेगा, और दूसरा इफेक्ट करेगा कि उस सिलेंडर की नंबर डेंसिटी क्या है, उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा ना। अगर उसके अंदर मॉलिक्यूल 5 है, इसका मतलब 5 से कोलाइड करेगा। अगर उसके अंदर मॉलिक्यूल 1000 हो गए तो इसका मतलब 1000 से कोलाइड करेगा। तो वो नंबर डेंसिटी के ऊपर भी तो डिपेंड करेगा। तो दैट मीन्स अगर हमने ये फाइंड करना है कि वो सिंगल मॉलिक्यूल कितने मॉलिक्यूल्स को इफेक्ट करेगा, तो वो आप कैसे फाइंड करोगे, नंबर ऑफ कोलिजन मेड बाय द मूविंग पार्टिकल इन यूनिट टाइम। टाइम अभी भी हमने 1 सेकंड ही रखा है, तो वो किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर।
वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होती है, पाई आर स्क्वायर एच, और जो नंबर डेंसिटी है वो हमने स्टार्टिंग में n कंसीडर कर रखी थी। अब h की वैल्यू अभी हमने फाइंड किया, h की वैल्यू क्या आई है, जो लेंथ हमने ली है, जो हमने d कंसीडर किया है, वो वैल्यू हमने अभी निकाली है, v एवरेज आई है। क्लियर है? तो ये वैल्यू यूज करोगे तो ये इक्वेशन देखो क्या आ गई, पाई डी स्क्वायर। अब रेडियस क्या था, जो आपके पास टोटल था यहाँ पे पाई आर स्क्वायर एच था, तो वो हमने टोटल जो उसका सिलेंडर का रेडियस है ना, वो देखो एक बार, ये डी वैल्यू क्यों ली रखी है, आई थिंक क्लियर होगा सभी को। यहाँ पे हमने डी वैल्यू, रेडियस की जगह डी क्यों लिया, ये देखो यहाँ पे, ये रेडियस इसका क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक है ना सिलेंडर का रेडियस, तो उसकी वैल्यू क्या है, ये डी, तो उसकी वैल्यू है ना, तो दैट इज वाई वॉल्यूम क्या आ गई मेरे पास, वॉल्यूम वैसे होती है पाई आर स्क्वायर एच, पर पाई तो चलो ठीक है पाई आएगा, आर रेडियस ऑफ सिलेंडर क्या है, वो डी है, डी स्क्वायर। अब एच जो हाइट हमने फाइंड किया है, जो लेंथ हमने फाइंड किया है, वो क्या फाइंड किया है, वी एवरेज। अब इसकी मल्टीप्लाई हमने कर देनी है नंबर ऑफ डेंसिटी n के साथ, तो ये आपके पास n नोट आ गया, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स विद विच, ये वाला जो रेड कलर के अंदर अभी मार्क किया है, ये मोलिक्यूल कितने नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स के साथ कोलाइड करेगा, वो हमने फाइंड कर लिया, उसकी वैल्यू क्या आएगी, n नॉट वैल्यू आएगी। क्लियर है सभी को? सिंपल सी चीज है, हमने स्टार्टिंग में ये कंसिडर किया था कि एक मोलिक्यूल हमने मान के चलना है कि वो मोशन में है और बाकी सारे क्या है, रेस्ट के ऊपर है। तो जो मोशन वाला मोलिक्यूल है, दैट इज गोइंग टू अफेक्ट ईच एंड एवरी मोलिक्यूल जो उसकी डी रेंज के अंदर आएगा। तो वो डी रेंज के लिए हमने 3D के अंदर एक सिलेंडर ड्रॉ कर लिया, दैट मींस उस सिलेंडर के अंदर जितने भी मोलिक्यूल्स होंगे उन सभी को ये क्या करेगा, इफेक्ट करेगा। तो वो मेरे पास ये नंबर आया जो अभी हमने ये स्क्रीन के ऊपर लिख रखा है, पाई डी स्क्वायर वी एवरेज मल्टीप्लाई बाय एन। क्लियर है सभी को? अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है इसके अंदर तो हैंड रेज कर लो, इसको दोबारा एक्सप्लेन कर लेते हैं, नहीं तो फिर नेक्स्ट करते हैं। क्लियर होगा आई थिंक। अब देखो मीन फ्री पाथ कैसे फाइंड करते हैं। अभी मैंने बोला था कि जो आपने मीन फ्री पाथ फाइंड करना होता है, उसको फाइंड करने का जो आपका वे होता है वो आपके पास क्या होता है, दैट इज जो मीन फ्री पाथ है उसका जो वे है वो क्या था, टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकंड, उसने डिस्टेंस कितनी कवर किया डिवाइड बाय नंबर ऑफ कोलिजन। अभी हमने किया था कि ये इसके साथ कोलाइड कर गया, यहाँ पे चला गया, फिर यहाँ पे आ गया, तो पहले तो क्या आएगा, उसने डिस्टेंस कितनी कवर की, ये मान के चलो 5 है, ये 4 है, ये 6 है, तो सारी डिस्टेंस पहले लिखोगे 5 + 4 + 6 और डिवाइड बाय कोलिजन कितने किए हैं, 3 कोलिजन किए हैं। तो यही मेथड है ना फाइंड करने का। तो ये लिखा टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकंड डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ कोलिजन। तो अभी हमने ये फाइंड कर लिया कि वो उसने 1 सेकंड के अंदर डिस्टेंस कितनी फाइंड की है, वो तो वी एवरेज है, स्टार्टिंग में फाइंड की थी, और टोटल नंबर ऑफ कोलिजन उसने कितने किए हैं, एन नॉट, जो हमने अभी फाइंड किया था। ठीक है, अब एन नॉट की वैल्यू हमने प्रीवियस इक्वेशन से इसमें पुट करनी है। तो एन नॉट की वैल्यू क्या आई थी, पाई डी स्क्वायर वी एवरेज मल्टीप्लाई बाय एन। अब वी एवरेज से वी एवरेज कट गया, जो बचेगा वो क्या है, 1/पाई डी स्क्वायर एन। क्लियर है सभी को? सिंपल सी कैलकुलेशन है, इसको कर लेना। पर अब यहाँ पे हमने जो सिनेरियो कंसीडर कर रखा था कि दैट सिंगल मोलिक्यूल इज मूविंग बट ऑल अदर मोलिक्यूल्स आर एट रेस्ट, बट दैट इज नॉट द केस। काइनेटिक थ्योरी की assumption क्या होती है कि ईच एंड एवरी मोलिक्यूल इज इन रैंडम मोशन। तो अगर वो कंसीडर करना है, इसका मतलब ये तो फिर फॉर्मूला गलत हो गया। तो दैट मीन्स इसको भी मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो इसको किसने मॉडिफाई किया, इसको मैक्सवेल की जो थ्योरी हमने अभी कल वाले लेक्चर के अंदर की थी, मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, उस लॉ को हमने इसके अंदर यूज किया। तो मैक्सवेल ने डायरेक्टली फॉर्मूला दिया इसका कि अगर मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन आप यूज करोगे तो इन दिस केस जो आपका मीन फ्री पाथ होगा उसका फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, एंड दैट फॉर्मूला इज, ये सारा सेम ही रहेगा लेकिन इसके आगे √2 मल्टीप्लाई कर दो बस। तो वो आपके पास क्या आ गया, दैट इज द मीन फ्री पाथ फॉर ए मोलिक्यूल, जो आपके पास टोटल डिस्टेंस वो कवर करेगा 1 सेकंड के अंदर। ये रहा, यहाँ पे फॉर्मूला देखो, ये रहा, दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू 1/√2 पाई डी स्क्वायर एन। क्लियर है सभी को? इसमें कोई कंफ्यूजन? मीन फ्री पाथ में दोबारा कह रहा हूं, ये आपके पास मोलिक्यूल है, इसके साथ ट्राई किया, कोलाइड किया, फिर यहाँ से इस साइड आ गया, इस मोलिक्यूल के साथ कोलाइड किया, फिर इस साइड चला गया, इसके साथ कोलाइड किया। तो ये उसने कितनी डिस्टेंस कवर की डिवाइड बाय कितने नंबर ऑफ कोलिजन किए, उसको हम बोलते हैं दैट इज द मीन फ्री पाथ, और वो उसका फॉर्मूला ये होगा। क्लियर है सभी को? अब नेक्स्ट देखो, अब जो नेक्स्ट है वो है आपके पास, जो मेरे पास मास ऑफ द मोलिक्यूल है वो आपको पता है m हम कंसीडर करते हैं, वो मान के चलो आपके पास क्या है, m है, ये रहा मास आपके पास। अगर मास को आप नंबर डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो उसको क्या बोलते हैं, डेंसिटी ऑफ द
गैस, दैट इज द डेंसिटी ऑफ गैस। तो यहाँ से अगर आप n की वैल्यू निकालोगे तो n की वैल्यू क्या आ गई, रो डिवाइड बाय m। अब ये n की वैल्यू आपको उठा के इस वैल्यू के अंदर पुट करनी है, तो यहाँ से लैम्डा क्या आ जाएगा, लैम्डा आ जाएगा 1/√2 सेम है, पाई एज इट इज रहेगा, डी स्केयर एज इट इज, एन की वैल्यू ये है तो एन की जगह क्या पुट करोगे, रो डिवाइड बाय एम, और ये एम अपर चला जाएगा और आपका फॉर्मूला किस में चेंज हो जाएगा, ये आएगा लैम्डा इज इक्वल टू एम डिवाइड बाय √2 पाई डी स्केयर इंटू रो। क्लियर है सभी को। अब ना एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आता है बेसिकली आएगा कि व्हाट डू यू मीन बाय मीन फ्री पाथ, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर मीन फ्री पाथ। यहाँ एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू मीन बाय मीन फ्री पाथ एंड फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन मीन फ्री पाथ एंड टेम्परेचर। जो यहाँ पे आपका नेक्स्ट टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, जो लैम्डा है और आपका टी है, उन दोनों के अंदर आपने जो रिलेशन है वो फाइंड करना है। ये देखो रिलेशन बिटवीन लैम्डा, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, लैम्डा दैट इज नॉट योर वेवलेंथ, वो आपका मीन फ्री पाथ है, ठीक है, ये आपका मीन फ्री पाथ है, और टी यहाँ पे क्या है, दैट इज योर टेम्परेचर है। क्लियर है, ये आपके पास क्या है, टेम्परेचर है। तो अब हमने ये रिलेशन फाइंड करना है, तो ये रिलेशन आप कैसे फाइंड कर सकते हो, बाय यूजिंग काइनेटिक थ्योरी ऑफ, जो हमने प्रेशर वाला जो टॉपिक किया था, फर्स्ट टॉपिक है आपका इंपॉर्टेंट थर्ड यूनिट का, वहां से अगर याद है तो पीवी की वैल्यू ये आई थी 1/3 mn/v², और ये v क्या था, ये आरएमएस है, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, इसको नोट डाउन कर लेना, ये स्पीड कौन सी है या वेलोसिटी कौन सी है, आरएमएस है ये वाली, ठीक है। तो अब क्या करना है, यहाँ पे देखो ये मेरे पास पीवी था, इस v को हम इस साइड ले गए, तो ये रहा मेरे पास p इज इक्वल टू 1/3 mn/v इंटू v², ये मेरे पास वेलोसिटी है और ये आपके पास वॉल्यूम है। तो नंबर डेंसिटी क्या होती है, अभी हमने किया है कि n क्या होता है, नंबर ऑफ मोलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम, तो नंबर डेंसिटी यही होती है। तो n/v को आप क्या लिख सकते हो, ये n/v है, इसको आप स्मॉल n लिख सकते हो, यहाँ पे लिख दिया। अब दूसरा भी किया है कि डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी होती है m इंटू एन, उसको क्या बोलते हैं, डेंसिटी बोलते हैं। तो एम एन को क्या लिखोगे, रो लिखोगे, ये आ गया मेरे पास। तो आपका आंसर क्या आ गया, 1/3 रो इंटू v², और ये v वेलोसिटी कौन सी है, या आप स्पीड बोलोगे यहाँ पे, ये आपके पास आरएमएस स्पीड है। तो आरएमएस स्पीड हमने फाइंड कर रखी है, वो कौन सी होती है, √3 kT डिवाइड बाय m, जो हमने कल टॉपिक के अंदर किया था। अब हमने क्या करना है, ये जो v RMS की वैल्यू है ये उठा के इस इक्वेशन के अंदर पुट करनी है, ये वाली इक्वेशन देखो, ये जो लास्ट इक्वेशन आई है इसके अंदर हमने इसकी वैल्यू पुट करनी है। अब हमें पता है v RMS की वैल्यू क्या है, कि जो मेरे पास v RMS है उसकी वैल्यू है जी √3 kT डिवाइड बाय m है, ये v RMS की वैल्यू है। ये चीज क्लियर है, v RMS की वैल्यू है, लेकिन हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है v²। तो v² निकालोगे तो v² की वैल्यू फिर क्या होगी, दैट इज इक्वल टू 3 kT डिवाइड बाय क्या आ गया, m आ गया। अब ये वैल्यू उठा के हमने यहाँ पे पुट कर दी, 3 से 3 कट गया, बाकी आंसर क्या बचा, प्रेशर की वैल्यू आ गई रो kT डिवाइड बाय m आ गया। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे आपने क्या किया है, ये जो वैल्यू आई है अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। ये आपने क्या किया है, p की वैल्यू आई थी ना, p इज इक्वल टू रो kT डिवाइड बाय m। अब यहाँ से क्या करो, p डिवाइड बाय kT अलग कर लो, और जो बाकी बचा है रो डिवाइड बाय m उसको अलग कर लो। अब इनको रिवर्स कर दो, अब यहाँ से क्या आ गया, kT डिवाइड बाय p इज इक्वल टू m डिवाइड बाय रो, और हमने m डिवाइड बाय रो की वैल्यू उठा के कहाँ पे पुट करनी है, जो आपकी इक्वेशन नंबर 4 थी ना, यहाँ पे देखो मैंने वैल्यू किसकी फाइंड की है, m बाय रो, और m बाय रो की वैल्यू अब मैं पुट करूंगा किस इक्वेशन के अंदर, वो इक्वेशन देखो, ये वाली जो इक्वेशन है ये रही, यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो m बाय रो की ही वैल्यू है, ये देखो m ये रहा, m डिवाइड बाय रो, बस यहाँ पे वो वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर आ गया। उसको बोलते हैं रिलेशनशिप बिटवीन लैम्डा एंड टी, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ तो आएगा व्हाट डू यू मीन बाय मीन फ्री पाथ, फाइंड द रिलेशनशिप फॉर लैम्डा, यहाँ आएगा व्हाट डू यू मीन बाय मीन फ्री पाथ, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन लैम्डा एंड टी। लैम्डा यहाँ पे वेवलेंथ नहीं है, यहाँ पे लैम्डा का मतलब है मीन फ्री पाथ। क्लियर है सभी को, इसमें किसी बच्चे को कंफ्यूजन है तो हैंड रेज कर लो। ठीक है, क्लियर है सभी को। अब नेक्स्ट देखो, अब जो मेरे पास नेक्स्ट है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, दैट इज टर्न एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ये आपका जो टॉपिक है ना, मैंने टॉपिक वैसे यहाँ पे शो नहीं किया, आपका टॉपिक बुक में देख लेना, जो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ मैक्सवेल लॉ ऑफ स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन है, आपका टॉपिक
पॉइंट नंबर जो है आपके जिसके पास भी ये वाली बुक होगी उसका है 4.07 जो आपका टॉपिक है 4.07। उस टॉपिक के अंदर हमने क्या करना है, हमने मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन जो स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन की है उसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन करनी है कि ऐसा ही होता है। ठीक है, तो इसके लिए दो हमारे पास एक्सपेरिमेंट हैं। फर्स्ट है स्टर्न एक्सपेरिमेंट और दूसरा जो एक्सपेरिमेंट है वो है आपके पास दैट इज योर जार्टमैन एंड को एक्सपेरिमेंट। ठीक है, आज फर्स्ट है, वैसे तो दोनों ही करवाने, चलो टाइम कम रह गया। स्टर्न एक्सपेरिमेंट है, इसको थोड़ा सा देख लो कि स्टर्न एक्सपेरिमेंट के अंदर मेरे पास क्या होगा। एक बार जो अभी टॉपिक मैंने करवाया है वो सभी को क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? मीन फ्री पाथ वाला जो अभी किया है क्लियर होगा सभी को। अब जो ये नेक्स्ट है वो देखो मेरे पास दैट इज एक मिनट बचे बस। अब देखो ये जो मेरे पास नेक्स्ट है उसके अंदर आप किस तरह से करोगे। जो फर्स्ट आपका एक्सपेरिमेंट है दैट इज स्टर्न एक्सपेरिमेंट। अब देखो स्टर्न एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या होगा, हमारे पास एक ओवन दे रखा है, ये देखो रेड कलर के अंदर ओवन है। अब इसके अंदर हमने क्या लिया है, सीजियम ले रखा है दैट इज CS। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको हमने हीट वगैरह करना है। अब इसको हीट करोगे तो ये मेल्ट हो जाएगा। अब मेल्ट होके वेपर स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब इसके वेपर्स जो होंगे ना वो उस वेपर्स के कारण आपके जो सीजियम एटम है वो एक फाइन बीम के अंदर ट्रेवल करेंगे और एक ही डायरेक्शन के अंदर ट्रेवल करेंगे। मान के चलो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर वो ट्रेवल करेंगे। ठीक है, अब ये तो ओवन हो गया। ओवन का वर्किंग क्या है कि ओवन के अंदर हमने सीजियम ले रखा है और उस सीजियम को हम हीट कर रहे हैं तो वो मेल्ट होगा, मेल्ट होकर वेपर बनेगा। तो उसके कारण सीजियम एटम्स की एक फाइन बीम बनेगी और वो बीम किस में से निकलेगी, जो ये O है इस वाले एरिया से यहाँ से पास आउट होगी। तो उसकी जो फाइन बीम है वो आपकी कहाँ पे स्ट्राइक करेगी, आगे हमने एक स्लिट ले रखी है S स्लिट, तो इस स्लिट में से वो पास होगी। ठीक है, उसके बाद में वो जो आपकी फाइन बीम है सीजियम एटम्स की वो कहाँ पे स्ट्राइक करेगी, ये जो आपकी लाइन दे रखी है ये टोटल स्ट्रेट लाइन, ये कोई स्क्रीन वगैरह नहीं है, ये आपका हीटेड टंगस्टन फिलामेंट है। ठीक है ना, ये आपका फिलामेंट है और ये पूरा हॉट फिलामेंट होगा, बिल्कुल गर्म होगा, इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होगा। ठीक है, तो पहले तो इसके अंदर ये तीन चीजें होंगी। एक चीज और होती है, वो होती है इसके अराउंड जो आपका फिलामेंट है ना, इसके अराउंड ऐसे सिलेंड्रिकल एक डिटेक्टर लिया होता है। ऐसे इसके अराउंड एक क्या होगा, डिटेक्टर होता है। ठीक है, तो कुल मिला के आपके पास जो स्टर्न एक्सपेरिमेंट है उसके अंदर कौन कौन से आपके पास दैट इज कंस्ट्रक्शन के अंदर क्या क्या आएगा। एक तो आपके पास ओवन होगा, उसका काम क्या है कि वो आपके पास सीजियम जो एटम्स हैं उनको मेल्ट करेगा, सीजियम को मेल्ट करेगा, उसके वेपर बनेंगे और वो वेपर की एक फाइन बीम प्रोड्यूस करेगा। अब वो बीम हमने फाइन जनरेट करनी है तो वो किससे पास होगी, एक स्लिट S से पास होगी। उसके बाद में उसको हमने किस पे फॉल करवाना है, हीटेड टंगस्टन फिलामेंट है। अब ये जो फिलामेंट है इसके अराउंड हमने क्या ले रखा है, सिलेंड्रिकल डिटेक्टर ले रखा है। वो क्या डिटेक्ट करेगा, जो एटम इस फिलामेंट के ऊपर स्ट्राइक करेगा उसको वो क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा। ठीक है, तो ये अपने पास चार चीजें हैं इसके अंदर, ओवन, स्लिट, हीटेड टंगस्टन फिलामेंट और ये वाला जो मेरे पास क्या है, डिटेक्टर है। ये किसी बुक के अंदर शो नहीं होता लेकिन यहाँ पे ऑलवेज प्रेजेंट होता है। और ये डिटेक्टर कौन सा होता है, ये आपके पास सिलेंड्रिकल डिटेक्टर होगा, ये वाला। क्लियर है सभी को। अब देखो इसको किस तरह से एक्सप्लेन करोगे, ये जो मेरे पास आएगा दैट इज, अब यहाँ पे देखो, अब अगर मैं ये कह रहा हूं कि स्टार्टिंग के अंदर अब यहां से आपकी फाइन बीम प्रोड्यूस होगी। ठीक है, अब फाइन बीम प्रोड्यूस होगी सीजियम एटम्स की। तो अगर मैं ये कह रहा हूं कि वहां पे ग्रेविटी नहीं है, तो अगर तो ग्रेविटी नहीं है तो आपके जो सीजियम एटम्स हैं वो बिल्कुल इस ब्लैक लाइन के ऊपर, बिल्कुल इस ब्लैक लाइन के ऊपर जाएंगे और इस डी पॉइंट के ऊपर क्या करेंगे, स्ट्राइक करेंगे। अगर ग्रेविटी नहीं है, बट हम अर्थ पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पे तो ग्रेविटी प्रेजेंट है ना। तो ग्रेविटी के कारण क्या होता है, कोई भी आपके पास आप ऑब्जेक्ट थ्रो करोगे, जैसे मान के चलो आपने कोई बॉल है इस तरह से फेंकी है, तो वो कौन सा पाथ ऑक्युपाई करती है, वो आपका पैराबोलिक पाथ ऑक्युपाई करेगी, दैट इज पैराबोलिक पाथ। तो अब इसका मतलब कि वो एटम के ऊपर भी तो एप्लीकेबल होगी ना, जो एटम की फाइन बीम आ रही है अब वो भी फिर स्ट्रेट लाइन में नहीं जा सकती क्योंकि उसके ऊपर भी ग्रेविटी का इफेक्ट होगा। अगर हम ग्रेविटी नहीं कंसीडर करेंगे इट मींस वो O से निकलेगी और बिल्कुल डी पॉइंट के ऊपर क्या करेगा, वो एटम आपका स्ट्राइक करेगा।
बट दैट इज नॉट द केस इन केस ऑफ अर्थ। यहाँ पे तो ग्रेविटी है, तो इट मीन्स अगर ग्रेविटी है तो वो आपके पास कौन सा पाथ कवर करेगा, वो आपका पैराबोलिक पाथ कवर करेगा। अब जैसे देखो यहाँ पे, अब वो क्या होगा, यहाँ से जैसे एटम निकला है तो ग्रेविटी के कारण वो इस तरह से ऊपर जाएगा और यहाँ से ऐसे नीचे आ जाएगा इस तरह से, और वो किस पॉइंट पे स्ट्राइक करेगा, ये डी डैश पे स्ट्राइक करेगा। और कुछ ऐसा हो सकता है, कुछ एटम ऐसे निकले हैं कि उनका पैराबोलिक पाथ कुछ इस तरह से निकला और वो स्लिट के साथ कोलाइड करेंगे और आगे पास आउट नहीं होंगे। कुछ एटम ऐसे भी होंगे जिनका पैराबोलिक पाथ ज्यादा नहीं होगा, बिल्कुल स्मॉलर सा पाथ होगा, और वो भी इस तरह से पास करेंगे और वो कहाँ फॉल करेंगे, इस डी डैश पॉइंट के ऊपर फॉल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 3 एटम्स के लिए आपको केस डिस्कस कर रखा है, तो वो दोबारा केस देख लो एक बार, बाकी तो इसको कल ही एक्सप्लेन करेंगे। तो जो स्टर्न एक्सपेरिमेंट है उसके अंदर कौन कौन से आपके पास कंस्ट्रक्शन के अंदर इंस्ट्रूमेंट आएंगे। फर्स्ट वन है आपके पास ये ओवन है, इसके अंदर हमने सीजियम ले रखा है जिसको हमने हीट कर रखा है, हीट होके मेल्ट हो जाएगा, मेल्ट होके उसके वेपर्स बनेंगे, और वो वेपर्स जो हैं वो फिर कहीं ना कहीं से तो बाहर निकलेंगे, वो इसलिए हमने यहाँ से एक छोटा सा होल ले रखा है जो एज ए स्लिट काम करेगा, और वो उस बीम को, उस सीजियम एटम्स की एक फाइन बीम प्रोड्यूस कर देगा। अब वो बीम कहाँ से पास करनी है, हमने एक स्लिट एस से पास करनी है जो नॉर्मल स्लिट है। आफ्टर दैट वो बीम किसके ऊपर स्ट्राइक करेगी, वो बीम स्ट्राइक करेगी हीटेड टंगस्टन फिलामेंट के ऊपर। ठीक है, अब इस फिलामेंट के अराउंड हमने एक सिलेंड्रिकल क्या ले रखा होता है, डिटेक्टर ले रखा होता है। वो डिटेक्टर क्या करेगा, इन सभी को क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा, और डिटेक्ट करके हमें पता चलेगा कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किस स्पीड के साथ मूव कर रहे हैं, और वहां से हमें जो मैक्सवेल का स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपका क्या हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा। वो बाकी हम कल करेंगे। ठीक है, एक बार तो जो आज करवाया है दैट इज मीन फ्री पाथ, वो आपके पास क्या रहेगा, उसको अच्छे ढंग से कर लो, दैट इज मीन फ्री पाथ, वो लैम्डा का एक्सप्रेशन सारा वो कर लो। आफ्टर दैट सभी बच्चे ये स्टर्न एक्सपेरिमेंट और जो इससे पहला एक्सपेरिमेंट है आपका दैट इज योर जार्टमैन एंड को एक्सपेरिमेंट है, वो एक बार घर पे पढ़ना जरूर है। ठीक है, समझना इजी हो जाएगा। और मैंने यहाँ पे इस पीडीएफ के अंदर उसकी थ्योरी नहीं दे रखी, मैंने जस्ट यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, बस एक्सप्लेन अच्छे ढंग से समझ लेना और बस अपनी थ्योरी बना लेना। इजी है, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट है भी नहीं ये वाला। ठीक है, इसको कर लेना जितना करवाया, बाकी फिर बच्चे कल करेंगे।